नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद जो है वो डिबेट करने के लिए है, न कि ड्रामा करने के लिए। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि विपक्ष जो है वो जिस तरह से करारी हार मिली है या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संसद को बैकग्राउंड न बनाए। लेकिन हुआ वही जिसका अंदेशा था, यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भी अड़ा हुआ है कि सबसे पहले जो बहस होनी चाहिए एसआईआर के मुद्दे पर होनी चाहिए, बाकी मुद्दे बाद में लिए जा सकते हैं। वहीं कोलकाता में यानी कि पश्चिम बंगाल में जो बीएलओ हैं, उनके यूनियन ने आज प्रदर्शन किया, यानी कि जो वहाँ पे चुनाव आयुक्त हैं, वहाँ पे चुनाव आयोग का दफ्तर है, उसके बाहर बीएलएनओ प्रदर्शन किया और उसी समय पे बीजेपी का भी एक डेलीगेशन जो कि चुनाव आयोग के दफ्तर मिलने जा रहा था, उन दोनों के बीच में प्रदर्शन की खबर आई है। तो सवाल ये है कि संसद में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे की शुरुआत क्यों हुई? क्यों विपक्ष चाहता है कि सबसे पहले एसआईआर का जो मुद्दा है, उस पे बहस की जाए, बाकी मुद्दे बाद में बहस किए जा सकते हैं? क्योंकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि पिछले सत्र में भी ऐसा ही हुआ था, जब एसआईआर के मुद्दे पर बहस होनी थी, रूलिंग पार्टी ने उस बहस को अलाउ नहीं किया और पूरा संसद का सत्र बीत गया। तो हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विपक्ष की मंशा क्या है और रूलिंग पार्टी यानी कि ट्रेजरी बेंचेस की मंशा क्या है। प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं और अंशु नैथानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों से समझते हैं कि संसद के इस पहले दिन का डेडलॉक क्या है। तो प्रेम, आपसे शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष की मंशा, तो साफ तौर से विपक्ष कह ही रहा है कि भई उन्हें एसआईआर पे पहले से डिबेट चाहिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने अभी थोड़ी देर पहले राज्यसभा में कहा कि सरकार इस पे चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन आप टाइमलाइन पे यानी कि कब बहस हो, इसको लेकर आप डेडलॉक मत क्रिएट कीजिए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भई ऐसे ही पिछला सत्र उन्होंने निकाल दिया था, इसलिए जो डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उन्हें सरकार के इंटेंशन पे शक है। आपको क्या लगता है कि एसआईआर का जो मुद्दा है, विपक्ष इस सेशन में एसआईआर के मुद्दे के जरिए शुरुआत करना चाहता है, उसके पीछे की रणनीति क्या समझ में आती है? देखिए शंकर जी, एसआईआर का जो मुद्दा है, बिहार के चुनाव में जो था, उससे इतर अब परिस्थिति बन गई है। अब ये नैसर्गिक रूप से जो घटनाएं घट रही हैं, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, एक नहीं अनेकानेक, एक प्रदेश नहीं, हर प्रदेश से ऐसी खबर आ रही है। तो राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाए, इससे इतर ये नेचुरल मुद्दा हो गया है। इससे ये नहीं तो फिर क्या? अगर शासकीय कार्यवाही के दौरान एसआईआर क्या है? चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, उसमें चुनाव आयोग के कर्मचारी ही मारे जा रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से एक शब्द आज तक संवेदना के प्रकट नहीं किए गए। तो ये मुद्दा एसआईआर एक इशू के तौर पर नहीं है। ये मुद्दा एसआईआर से जुड़े हुई आत्महत्याओं से है। ये मुद्दा उन आत्महत्याओं से के लिए जिम्मेदार लोगों को टटोलने के लिए है, खोजने के लिए है, चर्चा करने के लिए है। और इसके लिए संसद से बेहतरीन जगह कोई लोग नहीं हो सकती लोकतंत्र में। और जहां तक वो डेडलॉक की बात आपने भी कही कि सत्ताधारी दल चाहता है कि वो बहस तो हो, लेकिन कौन सा मुद्दा पहले हो और कौन सा बाद में हो, ये वो तय करे। अरे ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है, इसको प्रायोरिटी में आप पीछे कर ही नहीं सकते। ये अपने आप जगह खोज लेता है सदन में। अगर इसको नकारा जाता है तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग जैसे संवेदनहीन है, वैसे हमारी संसद भी संवेदनहीन है, यही माना जाएगा। तो हमारी संसद पर आज सबसे बड़ा सवाल है कि वो देश के सबसे बड़े मुद्दे पर सरकारी नौकरी करते हुए, सरकारी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए जो बीएलओ जान दे रहे हैं, वो अपनी बेबसी बताकर आत्महत्या कर रहे हैं, बोलकर आत्महत्या कर रहे हैं कि मैं जीना चाहता हूं, हमारी बच्चियां हैं, उसको कौन देखेगा। ये सारी बातें कहते हुए निर्वाची पदाधिकारी से, एसडीएम से अपील करते हुए वो कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं और वो मौत को गले लगा रहे हैं। तो इससे ये तो अकल्पनीय स्थिति है, अभूतपूर्व उदाहरण है। इससे दुनिया में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलता है। तो इस मुद्दे पर भी अगर बातचीत करने में सरकार को संकोच है,
तो इसका मतलब बहुत खतरनाक है। और हम तो ये भी कहेंगे, यही चुनाव आयोग कहा करता था कि हम महिलाओं की अपनी माँ, बहू या बेटी का सीसीटीवी वीडियो साझा करना चाहिए क्या हमको? चुनाव आयोग कहता था हमें क्या साझा करना चाहिए? और आज देखिए वही वो एक वीडियो साझा कर रहा है जिसमें माँ, बहन, बहू सभी नाचती हुई दिख रही है। उसको वो ब्रेक में एसआईआर के दौरान ब्रेक में जश्न मनाना और डांस करना और रिलैक्स होना बता रहे हैं। तो आपको ये ट्वीट करने के लिए समय है, और जो लोग मारे जा रहे हैं, आत्महत्या करें, उसके लिए बोलने के लिए समय नहीं है। ऐसे बहुतेरे प्रश्न हैं जो कहाँ उठेंगे? क्या ये टीवी, मीडिया और डिबेट्स में उठ करके रह जाएंगे, या संसद इसके लिए उचित जगह है? इसलिए मुझे लगता है ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये देश की जनता का मुद्दा है। और सत्ता पक्ष को भी समझना चाहिए कि ये सत्ता पक्ष का मुद्दा है। एक्चुअली आप सत्ता में हैं, आप चुनाव आयोग को नियुक्त करते हैं, आपके पास संवैधानिक अधिकार है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग के माध्यम से जो घटनाएं घट रही हैं उसको कैसे अंकुश लगाया जाए। ये बहुत ही निर्मम घटनाएं हैं। जी। अंशु, आपसे समझना चाहेंगे कि जो सरकार के रुख में एक जो लचीलापन आया है या आता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कि सरकार एक जैसे कि ट्रेजरी बेंचेस पिछले सत्र में उन्होंने ये कमिट किया था या वादा किया था कि वो बहस कराएंगे, लेकिन बहस से पीछे हट गए, एक तरह से पूरा सेशन पार हो गया। तो आपको लगता है सरकार जो ट्रेजरी बेंचेस की ये बिल्ली और चूहा वाला खेल चल रहा है कि अच्छा ठीक है, कमिट कर दिया कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसके बाद बीएससी की मीटिंग हुई, इसमें ये वादा कर दिया गया कि सरकार इस पे बहस कराएगी, आप उसको थोड़ा-सा फ्रेमवर्क चेंज कर लीजिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जैसे शब्द ऐड कर दीजिए, हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। और उसके बाद ट्रेजरी बेंचेज अपने काम कराए, दूसरे मुद्दों पर बहस कराए, वंदे मातरम पे पहले बहस हो और उसके बाद फिर सत्र के अंतिम 2-3 दिनों में ये फिर तय होगा कि बहस करनी है, नहीं करनी है, हो सकता है सरकार करे भी ना। या फिर सरकार को लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है, वहाँ पर तो एक जो इस समय बीजेपी जहाँ विपक्ष में है पश्चिम बंगाल में, वही एसआईआर के मुद्दे पर सवाल उठा रही है। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं सामिक भट्टाचार्य, उन्होंने ज्ञानेश कुमार को खरी-खोटी सुना दी कि ज्ञानेश कुमार को यहाँ पे आके जाँच करनी चाहिए कि किस तरह से एसआईआर हो रहा है। तो सरकार को लगता है कि पश्चिम बंगाल का मुद्दा डिबेट में होना चाहिए, एसआईआर का जिस तरह से वहाँ पे हो रहा है, इसलिए सरकार में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है, या आपको लगता है कि सरकार पुराने वाले स्टैंड के हिसाब से काम करेगी? देखिए, शंकर जी, सबसे पहले तो हमें समझना ये पड़ेगा कि इस बार का जो सत्र है, वो कितना छोटा है। सबसे छोटा सत्र है, शीतकालीन सत्र इस बार जो है वो संसद का होने जा रहा है। और ऐसे में बहुत सारे जो है वो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। लेकिन मैं भी यही कहूँगी कि आज देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो एसआईआर का मुद्दा है। इसको लेकर के जो 3 यूनियन टेरिटरी समेत 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है, हम निरंतर सभी राज्यों से सुन रहे हैं कि वहाँ पर तमाम दिक्कतें आ रही हैं। हाई कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। हालाँकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी अवधि इसकी बढ़ाने के लिए कहा है 1 हफ्ते ही, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता है पर्याप्त है। क्योंकि एसआईआर का कार्य कोई ऐसा नहीं है कि जो इतनी कम अवधि या डेडलाइन में पूरी हो जाए। और उसकी बानगी हम देख रहे हैं किस तरह बीएलओज़ की मौत हो रही है, चाहे अस्वस्थ होकर, चाहे वो आत्महत्या कर रहे हों, तो ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। और इसी की चर्चा आज इसलिए भी हो रही है कि एसआईआर को जिस तरह से नागरिकता के प्रश्न से जोड़ दिया गया है, उसको लेकर भी लोगों की चिंताएँ बहुत बढ़ रही हैं कि अगर हम एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते या किसी वजह से हमारा नाम रह जाता है, तो क्या हमारी नागरिकता पर कोई खतरा है? जबकि ये दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। यानी कि एसआईआर कराना और जो मतदाता का अधिकार है, वो बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। और वोट देना और नागरिक होना ये भी हमारे जो है संविधान में इसको डिफाइन करके बताया गया है। नागरिकता का अधिकार तय करना कौन नागरिक है या नहीं है ये विधायी शक्तियों के पास होता है। संसद के पास या विधानसभा के पास कि वो किसी कानून के तहत इसको तय कर सकते हैं। आप ये सोचिए एक बीएलओ जो कोई स्कूल का टीचर है या ऐसे ही कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या इस तरह उनके पास क्या ऐसी शक्तियाँ हैं, क्या ऐसा उनके पास ट्रेनिंग है कि वो तय कर पाएँगे कि कौन फलाना नागरिक है या नहीं है? और ये तो सवाल इससे आना ही नहीं चाहिए। तो ये एक बेसिक प्रश्न है जिससे आज देश भर में उथल-पुथल मची हुई है।
तो मुझे ये लगता है कि जैसे पहले ही विपक्ष ये कह चुका है, अपनी जो मीटिंग्स भी की हैं कि यही मुद्दा सर्वोपरि रहना चाहिए और इस बार सत्ता पक्ष को इस मुद्दे से भागने नहीं दिया जाएगा। सत्ता पक्ष मुझे जैसे आप कह रहे हैं कि लग रहा है कि वो एक खाना पूर्ति करने के एक मूड में है, एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने के मूड में है कि हाँ, ये मुद्दा तो है ज़रूर, हम इस मुद्दे को करेंगे एड्रेस, लेकिन ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, इसे बाद में किया जा सकता है। और उसके इससे पहले दूसरे जो मुद्दे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर को जो निजी हाथों में देने का मुद्दा है या फिर वंदे मातरम का मुद्दा आपने बताया फिर या फिर और भी बहुत सारे बिल है, विधेयक है, सरकार की मंशा होगी कि वो सारे विधेयक जो बिल्स हैं, उनको पास करा लिया जाए पहले। चूँकि समय भी अवधि कम है और उनको लगता है कि विपक्ष अगर इस पर हंगामा करेंगे तो दिक्कतें होंगी, हालाँकि पास तो वो तब भी करा लेंगे, लेकिन वो इसको एक बड़ी हेडलाइन्स भी नहीं बनने देना चाहते हैं। इसको एक बड़ी खबर भी नहीं बनने देना चाहते क्योंकि जब चर्चा होगी, पार्लियामेंट में डिबेट होगी, तो ये देश भर के लोग सुनेंगे भी क्योंकि आज यही सबसे एक बड़ा विषय बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि कोई इसको इतना महत्वपूर्ण स्थान ना देने की ये सरकार की स्ट्रैटेजी है, ये सत्ता पक्ष की स्ट्रैटेजी है कि इसमें चर्चा हो, बहुत कम समय मिले या फिर उसको अवॉइड कर दिया जाए और विपक्ष पूरी तरह से ये ठाने हुए है कि यही मुद्दा सबसे पहले उठेगा। और मुझे भी ये लग रहा है कि जिस तरह से पूरे देश भर में इसको लेकर चिंता अब रोज़-ब-रोज़ बढ़ती जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी इसको लेकर सुनवाई चल ही रही है। अभी 3-4 दिन पहले ही जो याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उठाए हैं एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो इस तरीके से इतनी कम डेडलाइन में नहीं हो सकती और ये एक बहुत गंभीर प्रक्रिया है। और आप बीएलओज़ को बिना प्रशिक्षण के या इन सब चीज़ों के आप कैसे समझ सकते हैं कि वो इस सारी प्रक्रिया को सही तरीके से कर पाएँगे और यही वजह है कि उनके ऊपर इतना दबाव है डेडलाइन का, काम का, उन पर एफआईआर हो रही है, उनके ऊपर तनख्वाह रोकने का दबाव बन रहा है और उसका हम नतीजा देख रहे हैं कि कितने बीएलओज़ की मौत हुई है और आत्महत्याएँ हो रही हैं। तो लेकिन अभी तक ना चुनाव आयोग ने इस पर कुछ कहा है, ना सरकार इस पे कोई सिम्पैथी दिखा रही है। ये 1-2 लोगों की बात नहीं है, दर्जनों भर उससे भी ज़्यादा ये बीएलओज़ के साथ हो चुका है। और ये तो हम देखते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है जब अगर चुनाव के ड्यूटियों के दौरान अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी की मौत हो जाती है, तो उसको तो शहीद का दर्जा दिया जाता है। उसके लिए तो ये इतना इम्पोर्टेंट होता है ये, तो काम करने के दौरान वो लोगों की मौतें हो रही हैं और आप उसको इस तरह नहीं टाल सकते हैं कि ये कुछ भी मामला नहीं है। तो एसआईआर का मुद्दा आज एक बड़ा मुद्दा बन गया है और विपक्ष इसको उठा रहा है, तो वो भी अपनी रणनीति के सही तहत सही कर रहा है क्योंकि उसके पास भी यही मुद्दा है कि जिससे वो सत्ता पक्ष को घेर सके, उनसे क्वेश्चन कर सके। और जो सत्ता पक्ष है वो इस मुद्दे को इतना तूल नहीं देना चाहता या इसको बिल्कुल जिसे कहा जाए थोड़ा हाशिए पे रख के चलना चाहता है, ताकि ये एक कोई बड़ा मुद्दा देश भर में ना बने, इस पर कोई डिबेट ना शुरू हो जाए, इसको लेकर चुनाव आयोग पर सवाल ना उठने लग जाएँ, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, उसकी सारी चीज़ों पर और एसआईआर कराने की जो प्रक्रिया है, उन पर सवाल ना उठने लग जाएँ। ये सबसे बड़ी बात है, 2 प्रश्नों को अलग करना कि एसआईआर की प्रक्रिया और नागरिक होने का प्रमाण, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं और इनको आज मिक्स किया जा रहा है। और यही वजह है, जो लोगों में डर भय का कारण बन रही है या बीएलओज़ जो हैं वो इस काम को करने में इतना परेशान हो रहे हैं या इस तरह की घटनाएँ आ रही हैं। तो ये सत्र एक तो एक वैसे ही बहुत कम समय का है। अब जिस तरह आज हमने पहले ही दिन देखा कि इसको लेकर शोर-शराबा हुआ और विपक्ष ने इसके पर माँग की और देखा ही कि जैसे राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जो नए आए हैं चेयरमैन उनको ही उन्होंने मुखातिब होकर ये भी कह डाला कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सबको बराबर समय मिलेगा और जो हित के मुद्दे हैं उसके लिए समय पर बोलने दिया जाएगा और उसको सर्वोपरि रखा जाएगा। तो ये विपक्ष को तो वो नियत पे पूरी तरह से शक ही है इस सत्ता पक्ष की और जिस तरह से कार्रवाई पहले होती रही है, सदन में तमाम चीज़ें होती रही है। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जो विपक्ष है वो हंगामा करता है, फिर बाहर जाकर वो अपने नारे भी लगाते हैं, बात भी करते हैं। आज भी जैसे संसद में वोट चोर गद्दी छोड़ ये सब भी नारे उठे और उसके बाद कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया, ये तो सबने देखा है। और अब इसको सत्ता पक्ष इस तरह से पोर्ट्रे करेंगे कि ये हमेशा व्यवधान डालते हैं सदन की कार्रवाई में और ज़रूरी मुद्दों को नहीं उठने देते हैं। ज़रूरी मुद्दे वो भी हैं कि ज़रूर लेबर कोड पे भी चर्चा होनी चाहिए, वंदे मातरम पे भी बात हो और या जो दूसरे मुद्दे हैं न्यूक्लियर पावर पे भी बात हो और मैं तो ये कह रही हूँ पॉल्यूशन इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उस पर भी कोई अभी बात नहीं कर रहा है।
जब प्रधानमंत्री मीडिया से सुबह बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि आप मौसम का मजा लीजिए। लेकिन दिल्ली एनसीआर में क्या मौसम है, ये तो हम सभी जानते हैं शंकर जी की कितनी घुट-घुट के सांसें हम इस वक़्त ले रहे हैं और हमारे बच्चों की भी जान पर बनी हुई है और ये कोई मुद्दा नहीं है। जबकि हर साल जब बीजेपी की सरकार नहीं होती दिल्ली में तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसको लेकर बहुत चर्चा होती थी, लेकिन पॉल्यूशन पर भी आज कोई बात नहीं कर रहा है और इस तरह से बात की जा रही है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये सारी बातें सोचने की हैं कि जो असली मुद्दे हैं, चाहे वो लोगों की जान-माल से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं और ये लेबर कोड की जैसे मुद्दों की मैं बात करूँ कि जहाँ पर जो ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने इतना बड़ा सवाल उठाया है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं क्योंकि इसमें जिस तरह से हड़ताल करने की जो अधिकार है, उनको इतना सीमित कर दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर उनकी जी, चिंताएँ हैं, उन चिंताओं को एड्रेस किया जाना चाहिए और आज तो फिर भी मेरा मानना है कि एसआईआर है वो प्रश्न सबसे बड़ा है इस वक़्त देश में क्योंकि इसको नागरिकता के मुद्दे से मिलाया जा रहा है और इसको इतनी जल्दबाज़ी में करवाया जा रहा है, जिसका कोई औचित्य समझ नहीं आ रहा। तो इसमें ज़रूर सरकार और सत्ता पक्ष की नीयत के ऊपर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं कि क्या कहीं ये एडिशन और डिलीशन के खेल के लिए तो नहीं किया जा रहा। जिन राज्यों में अभी आगामी चुनाव है, वहाँ पर इस तरह से जैसे बिहार में भी देखा गया कि जो आंकड़े हुए उनको स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया, जो डिलीशन और एडिशन के थे, आंकड़े तो बताए गए लेकिन वो कौन लोग थे जो डिलीट हुए और जो जिनके नाम जोड़े गए। तो ये सब संदेह उठाता है। जी, जब चुनाव आयोग से कुछ पूछा जाता है, आधे-अधूरे जवाब मिलते हैं, जवाब मिल नहीं पाते हैं, वीडियो फुटेज नहीं दी जाती है, चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं दिए जाते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। जब इतनी सारी अड़चनें हैं तो इस पर डिबेट क्यों ना हो जाए? जब पूरा हुँ, देश इसको लेकर शंका में है क्योंकि एक मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार है, वोट से ही तो आप सरकार चुनते हैं और अगर वो जी, वोट की ताकत पर ही शंका आ रही है, तो क्यों नहीं हमारे जो एक लोकतंत्र के मंदिर में सबसे पहले उसकी चर्चा हो। मुझे तो लगता है कि सरकार भी ये एक अच्छा मैसेज देगी अगर वो इस पर पहले चर्चा करवा ले और अपना जो स्टैंड है वो ठीक है, क्लियर करे, तो मुझे ठीक है। यही लगता है। प्रेम आपको लगता है कि कहीं सरकार का ये ट्रैप तो नहीं है कि अगर भई चर्चा होगी एसआईआर के मुद्दे पर, तो 2 तर्क है जो विपक्ष के पास इस समय है। एक तो तर्क है कि ब प्रोसेस बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है, हेस्टी प्रोसेस है, जिसमें बीएलओ की जान जा रही है, बीएलओ को ट्रेन नहीं किया गया है। दूसरा कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? लेकिन जब सरकार ये आर्गुमेंट रखेगी कि भई इसी प्रोसेस से बिहार में सरकार चुनकर आई है और जिन लोगों के नाम कटे, जो एलिज्ड जिनके ऊपर ये कहा गया कि बहुत सारे लोगों के नाम कट गए, बाहर हो गए, वो सारे लोग तो सुप्रीम कोर्ट में आज तक उपस्थित नहीं हो पाए। तो वैसी स्थिति में जो विपक्ष के पास आर्गुमेंट क्या है? अगर इस पे बहस होती है, तो बहस में रखने के लिए तर्क क्या होंगे? सिवाय इसके कि बीएलए को ट्रेन नहीं किया गया, बहुत जल्दबाजी में हो रहा है या जिन लोगों की जानें गई हैं, वो एक वैलिड तर्क है। लेकिन पूरा प्रोसेस में वोटर डिलीशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसको तो प्रूव करने के लिए कोई बहुत सबूत नहीं है विपक्ष के पास। देखिए शंकर जी, डिलीशन और एडिशन ये मसला तो ऐसे भी प्रूफ का है और न्यायालय का है उस पर। मगर एसआईआर पर आज बहस की मांग जिस स्तर पर पहुंच गई है, वो सिर्फ ये नहीं है कि जल्दबाजी में हो रहा है। जल्दबाजी तो मान लीजिए बंगाल के लिए कही जा सकती है जहां पर कि चुनाव नजदीक। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में भाई जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत है? दूसरे मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव हो रहा है? तो ये सवाल तो वैलिड है कि एसआईआर जिसमें जल्दबाजी एक ऐसा फैक्टर है जिसके जो कि आत्महत्याओं की कई वजहों में से एक है कि जल्दबाजी के कारण प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर अधिकारियों पर बढ़ता है, अधिकारियों का प्रेशर बीएलओ पर आता है और जब आत्महत्या हो रही है तो फिर एसआईआर में बाकी सारे प्रश्न गौण हो जाते हैं। इस आत्महत्या को रोको और ये आत्महत्या रोकने के लिए एसआईआर को रोको। इसलिए नहीं कि एसआईआर रोको, ये महत्वपूर्ण बाद में है, पहले ये महत्वपूर्ण है कि आत्महत्या रोको। एक दो की नहीं, एक दो स्टेट की नहीं, हर स्टेट में आत्महत्याएं हो रही।
तो ये बाकी प्रश्न से ये बड़ा और नया प्रश्न हो गया है। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि इससे पहले तक जो एसआईआर को लेकर बात उठ रही थी, उसमें बहुत सारी बात थी कि चुनाव चोरी का सवाल था, एडिशन था, डिलीशन था, वो तमाम बातें थी। चलिए, सरकार इस बात पर को नहीं प्राथमिकता देना चाहती, मान लिया। लेकिन जो एसआईआर की प्रक्रिया है, उसमें बीएलओ की मौत, इसको प्राथमिकता आप कैसे नहीं देंगे? और ये प्राथमिकता खोजती है, खुद अपने से जगह बनाती है संसद में। संसद फिर तो संसद को बहरी गूंगी कुछ भी कहा जाए। जो संसद अपने देश की नागरिक की मौत और आत्महत्या को एड्रेस करने के लिए खड़ी ना हो, तो उस संसद की फिर जरूरत क्या है इस देश में? यहाँ पर सवाल आ जाएगा अगर आप इस बात को सुनेंगे नहीं। ये पक्ष विपक्ष की लड़ाई का प्रश्न ही नहीं है, ये तो है इमीडिएट एक ऐसा प्रश्न है जिसको सुना ही जाना चाहिए, सब काम छोड़ के सुना जाना चाहिए। इसी तरीके से जैसे पोल्यूशन भी कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, लेकिन पोल्यूशन एक दीर्घकालिक समस्या है। पोल्यूशन को सब लोग महसूस कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। लेकिन बीएलओ की मौत, इसके लिए तो तुरंत आपको खोजना भी है और तुरंत आपको रोकना भी है। आज तक भाई बीएलओस पर प्रेशर ना हो, इसके लिए क्या हुए? सिर्फ 1 हफ्ते की मियाद बढ़ा दी गई, भाई उनकी तनख्वाह हम बढ़ा रहे हैं, इसकी घोषणा दोहराई गई। क्या इन 2 बातों से बीएलओ की आत्महत्याएं रुक जा रही हैं? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। मुझे ये लगता है कि एसआईआर से जुड़े हुए तमाम प्रश्न गौण हो गए हैं और अब आत्महत्या रोकना सबसे बड़ा प्रश्न हो गया है। उसके बाद बाकी चीजें बात होती रहेंगी कि कौन चुनाव चोरी कर रहा है और कैसे हो रहा है, वो सारी बातें होंगी। लेकिन पहले, सबसे पहले आत्महत्या, बीएलओ की आत्महत्या पर बात करना ज्यादा जरूरी है। जी शंकर जी। लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल में खुद चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ममता बनर्जी ने पूरा खेल पलट दिया है पश्चिम बंगाल में? यानी कि अगर इस आर्गुमेंट को मान लिया जाए कि जिसके पास बीएलओ को अपॉइंट करने का या बीएलओ को लगाने का अधिकार है, उसकी वोटर लिस्ट में एक तरह से मास्टरी वो वोटर लिस्ट को अपने हिसाब से बनवा सकता है। जैसा कि अगर मान लें बिहार का केस, कि बिहार में चूंकि एनडीए की सरकार थी, वो सारे बीएलओ बीजेपी और जेडीयू यानी कि एनडीए की सरकार ने अपॉइंट किए थे, लगाए थे, जिम्मेदारी दी गई थी, चुनाव आयोग के सुपरविजन में काम कर रहे थे, इसलिए अपने ढंग से वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट किया गया। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी चुनाव आयोग के ऊपर अटैक कर रही है, इसका मतलब कि क्या टीएमसी ने उस वोटर लिस्ट को, बीएलओ को अपने ढंग से मैनेज कर लिया है और इसके कारण बीजेपी की जो खलबली है या बीजेपी की जो नाराजगी है खुद चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार से, वो एक नई तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल में दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही स्थिति बताई। देखिए, बीएलओस कैमरे पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन मरने से पहले कैमरे पर सब कुछ बोल रहे हैं। ये क्या स्थिति है? इसका मतलब है डीएम के खिलाफ या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो उनके ग्रीवांसेस हैं, उन ग्रीवांसेस को बीएलओ बोल नहीं पा रहे, लेकिन मरने से पहले वो बोलकर जा रहे हैं। इसका मतलब वो व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, वो इस स्थिति में बदलाव चाहते हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये मसला नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, तो बीएलओ पर प्रेशर जिस जगह से आता है वो जिला प्रशासन होता है। हालांकि चुनाव आयोग के मातहत वो होता है, फिर भी स्थानीय प्रशासन के की भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस एसआईआर के खत्म होने के बाद तो वो फिर सीधे स्टेट गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट कर रहे होंगे, सारे निर्वाचित पदाधिकारी जो भी आज हैं, एसडीएम लेवल के, एसडीओ लेवल के, डीएम लेवल के। तो जो बीजेपी की ओर से शिकायत है, वो इस बात की पुष्टि कर रही है कि देश में आज तक विपक्ष जो बोल रहा था एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, जो संदेह जता रहा था, उस संदेह में दम है। उस संदेह में दम है कि जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। यही इसी किस्म का लोकतंत्र बनाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, ज्यादातर राज्यों में है, तो वहां एसआईआर की प्रक्रिया अपने तरीके से होगी। और जहां पर टीएमसी जैसे प्रदेश हैं, जहां जो कि लंबे समय से सत्ता में, किसी और प्रदेश से
तुलना नहीं की जा सकती ममता बनर्जी की। उनकी जनता में पकड़, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में पकड़ और हिंसा जो पश्चिम बंगाल में होता है, उस हिंसा में भी माना जाता है कि सबसे ज्यादा योगदान जो है सत्ताधारी दल टीएमसी का ही होता है। बीजेपी भी कहती आ रही है। तो और अतीत में भी हमने देखा है। तो ऐसे में वहां का बीएलओ जो काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से निर्वाचन पदाधिकारी के दबाव से इतर एक एक्स्ट्रा दबाव का, प्रेशर का पॉइंट पैदा हो गया लगता है। देखिए, इसलिए चुनाव आयोग बार बार टीएमसी से ही आग्रह कर रहा है कि आप बीएलओ पर दबाव नहीं डालें। वहां भी चुनाव आयोग भी प्ले कर रहा है, वो सारा गेम जो है टीएमसी पर डाल रहा है। तो ममता बनर्जी जब पूछती हैं कि बंगाल में ना टीएमसी जिम्मेदार है, बंगाल से बाहर मध्य प्रदेश में कौन है, उत्तर प्रदेश में कौन है, तो निर्वाचन अधिकारी के पास में, मुख्य चुनाव आयुक्त के पास कोई जवाब रह नहीं जाता है। इसका मतलब साफ है कि एसआईआर की प्रक्रिया में ही दोष है। भले इसका फायदा कहीं ममता बनर्जी उठा रही हो, कहीं योगी आदित्यनाथ उठा रहे हो, कहीं नीतीश कुमार उठा रहे हो, ये अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन ये एसआईआर की प्रक्रिया में दोष है। और ये बहुत ही ऐसा दोष है जिसको तुरंत दूर करने की आवश्यकता है। और जो वैधानिक सवाल संसद में, क्षमा कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जो अभिषेक मनु ने उठाए कि क्या निर्वाचन चुनाव आयोग को तीसरी विधायिका माना जा सकता है क्या? क्या वो राज्यसभा लोकसभा से इतर कोई कानून बनाने वाली संस्था हो सकती है? ये जो सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे ही हम लगातार वोट दे रहे हैं और अचानक वोटर नहीं रह जाते हैं, और इसलिए नहीं रह जाते हैं कि हम कोई दस्तावेज नहीं पेश कर सके, कि हम 2003 का कोई वोटर लिस्ट में अपने पुरखों का नाम नहीं बता सके, तो हम हमारी जो वोट देने का जो अधिकार छिन गया, नागरिक होने का सबसे बड़ा अधिकार, तो ये अधिकार छिन जाने का की स्थिति संविधान ने बनाई ही नहीं है कि चुनाव आयोग के माध्यम से ऐसा हो। तो ये ऐसे ही संवैधानिक रूप से गलत है। इसलिए ये सवाल है कि किसी की नागरिकता छीन लेने का या छिन जाने का या उनको नागरिकता से बेदखल करने का ऐसी कोई भी प्रक्रिया एस्टैब्लिश नहीं होती, नहीं हो सकती। तो ये इस रूप में महत्वपूर्ण है, और इसीलिए संसद में जब चर्चा होगी तो मल्टी डायमेंशनल चर्चा होगी, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्योंकि एसआईआर लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप में एक परिवर्तन लाता हुआ है, अब तो दिख रहा है, और ये परिवर्तन विनाशकारी न हो जाए, इसके लिए चर्चा जरूरी है। अंशु, एक सवाल आपसे कि सबसे ज्यादा जो हंगामा है वो पश्चिम बंगाल को लेके है। यूपी में भी बीएलओ के ऊपर जो दबाव है वो सामने दिख रहा है। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर उस तरह का दबाव नहीं दिख रहा है। वहां पर क्या ऐसे कारण आपको समझ में आते हैं जिसकी वजह से एसआईआर का प्रोसेस हो रहा है लेकिन केरल में हंगामा नहीं हो रहा है? देखिए केरल की अगर बात की जाए तो केरल की जो राजनीति है वो एक हिंदी पट्टी के राज्यों की राजनीति या फिर पश्चिम बंगाल जो कि ऐसे एक वॉलेटाइल स्टेट रहते हैं, उनकी राजनीति से वो अलग चलते हैं। और वहाँ पर हम ये बात चीज़ को भी देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पर बहुत चेक्स रहते हैं, चेक्स एंड बैलेंस रहते हैं। वहाँ पर जिस तरह से पार्टियाँ काम करती हैं, जिस तरीके से वो अपने नागरिकों के अधिकारों के लिए आगे आकर इन चीज़ों को देखती है कि कोई चीज़ों में उनका अहित ना हो रहा हो, और जिस तरीके का वहाँ पर लिटरेसी रेट भी है और नागरिक खुद अपने अधिकारों को लेकर इतने ज़्यादा जागरूक है, तो मुझे वहाँ पे लगता है कि वहाँ इस तरह की चीज़ों को कर पाना और वहाँ जो सरकार है उसके अंतर्गत वो उस तरीके से उस प्रारूप में हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी इसी तरीके की चीज़ें कहीं न कहीं किसी रूप में हो रही होंगी, लेकिन ये मुझे कुछ कारण नज़र आते हैं कि वहाँ पर इतना खुल के या वहाँ पर ऐसी हमें आत्महत्या की खबर नहीं आ रही है या बीएलओ पर इस तरह के प्रेशर की बातें नहीं आ रही हैं या इस तरीके से वहाँ पर लोगों में इतनी शंकाओं की बातें नहीं आ रही हैं। मुझे जो लगता है कि वो इतने सालों में जो एक सिस्टम केरल में एक अपनी सरकारों ने वहाँ पर एक बनाया है एक सिस्टमैटिक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को चलाने का, तो उसके तहत जो काम होते हैं तो वहाँ जो एक कहा जाए कि नागरिकों को भी एक विश्वास का संकट उस तरह नहीं है। जब हम जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल इन राज्यों की बात करते हैं, तो हमें पहले ही अपनी सरकारों पर एक संदेह उत्पन्न होता है कि क्या ये हमारे लिए सही है या नहीं है। अभी देखिए बिहार में कि जिस तरह से सरकार ने वादा किया जीविका दीदियों और महिलाओं से 10-10 हज़ार रुपए देने का और उसके बाद चुनाव होते ही वो उस वादों से मुकरती हुई नज़र आ रही हैं और महिलाएँ आज सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं, अपना हक माँग रही हैं कि
हमें वो 10,000 क्यों नहीं मिल रहा है? तो केरल में जिस तरीके से सरकार चलती है, वहाँ पर इस तरह से विश्वास का संकट या जिस तरीके की राजनीति है या जिस तरीके का एक सिस्टम है या लिटरेसी है और बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर मैं कहूँगी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जिस तरीके से तैयार किया गया है, वहाँ पर ये चीज़ों को खतरे को उस तरीके से कम महसूस किया जा रहा है या देखा जा रहा है। लेकिन वो कोई राज्य देश से तो अलग नहीं है। अगर एसआईआर की प्रक्रिया पर ही सवाल है, अगर इसे नागरिकता के प्रश्न से जोड़ा जा रहा है, जो कि जोड़ा नहीं जाना चाहिए, तो ये सारी दिक्कतें वहाँ पर भी आएँगी, किसी न किसी प्रारूप में, स्वरूप में आएँगी। भले ही अभी वहाँ पर इतना ज़्यादा इसको लेकर कोई हंगामा ना हो रहा हो। केवल अभी अगर पश्चिम बंगाल जहाँ चुनाव होने हैं, जिन राज्यों में उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर चीज़ें हो रही हों। तो इसको हमें इस रूप में भी समझना होगा कि शायद यही वजह है कि केरल से हम उस तरह की खबरें या उस तरह की बेचैनी या मौतों की या इस तरह की चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये केवल बात सवाल केरल का नहीं है या पश्चिम बंगाल का नहीं है या उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है क्योंकि एसआईआर तो एक पूरे देश में ही होना है। अगर इसकी प्रक्रिया को लेकर संदेह है, अगर इसकी प्रक्रिया इस तरीके से हो रही है जिसको लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है और सबसे बड़ी बात जो है कि वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं। जैसे हम ये कह ही रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी मनमर्जी से जो है कर्मचारियों को जो बीएलओज़ के रूप में तैनात हैं, उनसे अपना काम करवा ले रही हैं और जहाँ पर जो विपक्ष में है, उनको शंका हो रही है। और हम देख रहे हैं कि जब चुनाव आयोग पर कोई कहीं पर क्वेश्चन उठता है तो जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ बीजेपी के नेता आके चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दे रहे जी, हैं। जहाँ पर दूसरे हैं तो वो बोल रहे हैं। चुनाव आयोग क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताता है? चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। उसे इन सारी चीज़ों को लेकर बातों को क्लियर करना चाहिए और यही शायद डर सरकार को भी है कि अगर ये मुद्दा उठेगा तो एक पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। जैसे पिछले सेशन में ही बात हो रही थी कि चुनाव आयोग के ऊपर महाभियोग की भी बात आ रही थी। तो कहीं बात बढ़ते-बढ़ते इतनी जी। नहीं बढ़ जाए कि चुनाव आयोग की नीयत पे ही शक होने लग जाए और एसआईआर का मुद्दा इतना गंभीर ना बन जाए, महाभियोग जैसा कोई बात ना आने लग जाए। तो मुझे लगता है कि हर हाल में इस वक़्त जो सत्ता पक्ष है वो अवॉइड करेगा कि किसी भी तरह एसआईआर का मुद्दा उठे नहीं पहले और केवल ये ज़बानी जमा खर्च होगा कि हम बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन बहस मुझे नहीं लगता है सबसे पहले इसको प्राथमिकता नहीं देगी सरकार क्योंकि बिल्कुल। वो खुद अपने लिए कोई मुसीबत इस वक़्त मोल नहीं लेना चाहेगी क्योंकि अभी पूरे देश में एसआईआर को लेकर जो है वो एक बहुत ही डर और बेचैनी का माहौल तैयार हुआ है और जवाब जो है वो सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से आ नहीं रहे, ये और ज़्यादा चिंता का विषय है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल हैं, सरकार ने भरोसा दिया है कि वो एसआईआर के मुद्दे पर बहस कराने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ टाइमिंग की बात है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस मुद्दे को सबसे पहले बहस के लिए लिया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि सरकार की मंशा पर विपक्ष को भरोसा करना होगा या फिर सरकार अपने जो पुराने स्ट्रैटेजी या फिर जो ट्रिक्स इस्तेमाल करती रही है कि पहले संसद के पहले हफ्ते में सरकार अपना बिज़नेस या फिर दूसरे जो मुद्दे हैं उसको निपटारा करे। दूसरे-तीसरे हफ्ते में सरकार अपना जो ऑफ़िशियल बिज़नेस है उसको ट्रांज़ैक्ट करे और फिर जो विपक्ष के मुद्दे हैं उस पे आखिरी हफ्ते में वो ध्यान दे या फिर बायपास कर जाए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अंशु आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रेम आप हमसे जुड़े, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए डायलॉग्स के साथ।